हिमालय की खामोशी, यति की रहस्यमयी परछाइयां, कैलाश के कथित दरवाजे, एलियंस के संकेत, समय के फंदे, चेतना पर काबू पाने की संभावना। नमस्कार। आज हम हिमालय के कुछ बहुत ही गहरे और रहस्यमयी पहलुओं में उतर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, खासकर कैलाश पर्वत के आसपास का जो इलाका है उस पर। हाँ, हमारी चर्चा का आधार एक खास स्रोत सामग्री है, हिमालयन मिस्ट्रीज, यति, एलियंस और टाइम पोर्टल्स। अच्छा। अब शुरू करने से पहले ये साफ कर दे कि ये सामग्री कई ऐसे दावे और सिद्धांत पेश करती है जो काफी साहसिक है, अटकलबाजी वाले। समझ गया। तो हमारा मकसद दावों को परखना नहीं बल्कि उन्हें समझना है जैसा वो दिए गए हैं। बिल्कुल, बस ये देखना कि वो कैलाश के रहस्य को कैसे बुनते हैं। सामग्री के हिसाब से ये सिर्फ बर्फ और पत्थर का पहाड़ नहीं है। अच्छा, फिर क्या है? एक ऐसी जगह जहाँ खुद वक्त मतलब टाइम अजीब ढंग से बर्ताव कर सकता है। दिलचस्प। तो आज हम पड़ताल करेंगे कुछ अजीब किस्सों की, जैसे यति का रहस्य है। हाँ, सुना है। एलियन से मुलाकात की बातें हैं और समय में गड़बड़ी की धारणाएं। काफी कुछ है। ठीक है, चलो इस गुत्थी को खोलते हैं। आज कोशिश रहेगी कि इस सामग्री में कैलाश को लेकर जो अनोखे सवाल और सिद्धांत उठाए गए हैं उनकी तह तक जाएं। चलिए, बढ़िया। तो चलिए शुरुआत यति से करते हैं। ठीक है। इस सामग्री में यति को एक विशाल सा कुछ इंसान जैसा दिखने वाला प्राणी बताया गया है। हाँ, जैसे बर्फीले इलाकों में घूमता हो। हाँ, जैसे इंसान और जानवर का कोई मिक्स हो। कुछ स्थानीय लोग तो उसे देवता मानते हैं और कुछ के लिए खतरा भी होगा। बिल्कुल, लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि कैलाश के पास अजीब पैरों के निशान पाए जाने का जिक्र है। पैरों के निशान? कैसे निशान? सामग्री कहती है कि ये निशान सिर्फ किसी जानवर के नहीं लगते, तो फिर? बल्कि किसी ऐसे जीव के हैं जो शायद समय की चाल को भी महसूस कर सकता हो। समय को महसूस कर सकता हो? ये तो बहुत अजीब बात है। हाँ, और यहीं से ये सवाल खड़ा होता है, क्या यति सिर्फ बर्फ में रहने वाला एक जीव है या फिर कैलाश के अंदर छुपे किसी काल्पनिक समय के दरवाजे का पहरेदार? वाह, मतलब सिर्फ एक मिथक नहीं बल्कि एक गार्डियन जैसा। वाकई इन कहानियों का लगातार चलते रहना ये अपने आप में काफी अहमियत रखता है। सही है। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये सीधे तौर पर उस जगह की खासियत से जड़ी हुई लगती हैं। अगर हम पौराणिक कथाओं को देखें तो दुनिया भर में ये विचार मिलता है कि खास पवित्र जगहों की रक्षा करने वाले कोई अदृश्य संरक्षक होते हैं। हाँ, ये तो है, गार्डियंस। तो सामग्री जिस तरह यति की कहानियों को कैलाश के कथित असाधारण गुणों से जोड़ती है, वो इसी पुराने पैटर्न की तरफ इशारा करता है कि मतलब कोई अनदेखी ताकतें या जीव हाँ, शायद इन खास जगहों की निगरानी करते हैं। फिर बात आती है एलियंस की। हाँ, एलियंस भी। हाँ, सामग्री में कैलाश के पास आसमान में अजीब रोशनियां देखे जाने का ब्यौरा है। रोशनियां मतलब यूएफओस जैसी? कुछ वैसा ही। इन्हें महज कुदरती घटना नहीं माना गया, बल्कि किसी तरह के क्या कहते हैं व्यवस्थित संकेत, जैसे कोई दूसरी दुनिया से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन सवाल यह है कि कैलाश ही क्यों? वही तो, धरती का यही कोना क्यों चुना गया? यहाँ पर सामग्री एक और हैरान करने वाला सिद्धांत रखती है क्या? कि शायद पहाड़ के अंदर ही कोई इंटरडायमेंशनल पोर्टल हो, मतलब अलग आयामों को जोड़ने वाला दरवाजा। पोर्टल पहाड़ के अंदर? हाँ, और यही बात और भी उलझ जाती है, क्योंकि ये सामग्री यति को भी इसी काल्पनिक पोर्टल से जोड़ देती है। यति को कैसे? सवाल उठाया गया है कि क्या यति इस दरवाजे का रखवाला है या फिर किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ कोई दूत या अवतार। ये तो सच में बहुत पेचीदा होता जा रहा है। अगर हम इसे एक बड़े दायरे में देखें तो कई पैरानॉर्मल सिद्धांतों में धरती पर कुछ खास जगहों को अस्पष्टीकृत घटनाओं का हॉटस्पॉट माना जाता है। हाँ, सुना है इसके बारे में। ये वो जगह होती हैं जहाँ कहते हैं कि भौतिकी के जाने पहचाने नियम शायद काम नहीं करते या हमारी समझ की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। अच्छा। कुछ गूढ़ विचारों में इन्हें ले लाइनों से भी जोड़ा जाता है, मतलब पृथ्वी पर मौजूद मानी जाने वाली अदृश्य ऊर्जा की काल्पनिक रेखाएं या खास ऊर्जा केंद्र। तो कैलाश भी ऐसा ही एक केंद्र हो सकता है? सामग्री के मुताबिक हाँ, कैलाश पर्वत भी इसी तरह के एक पैटर्न में फिट बैठता है। एक ऐसा खास बिंदु जहां शायद अलग अलग आयाम या वास्तविकताएं मिलती हों और जहां एलियन संपर्क या दूसरी अजीब घटनाएं मुमकिन हो। कम से कम
इस स्रोत के नजरिए से तो यही लगता है। बिल्कुल। लेकिन इस सामग्री की सबसे चौंकाने वाली बात वो तो समय से जुड़ी है। समय से कैसे? इसमें बताया गया है कि कैलाश के नजदीक समय का बर्ताव सामान्य नहीं रहता, वो अजीब तरह से पेश आता है। मतलब धीमा या तेज? ऐसी रिपोर्ट्स का जिक्र है जहां टाइम डायलेशन यानी समय का खिंचाव महसूस किया गया। समय का खिंचाव? हाँ, मिसाल के तौर पर यात्रियों ने महसूस किया कि वहां बिताया गया एक दिन बाहर की दुनिया में गुजरे कई सालों के बराबर था। क्या बात करी, एक दिन कई साल जैसा? हाँ, ये विचार ही कितना अजीब है। सामग्री ये सवाल भी उठाती है, क्या हम वहां अलग अलग टाइमलाइन यानी समय की धाराओं से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं? अलग अलग टाइमलाइन? क्या भविष्य और अतीत एक ही जगह एक ही वक्त में मौजूद हो सकते हैं? जरा सोचिए, क्या आपके फैसले, आपकी इच्छाएं, आपके जज्बात, क्या ये सब सिर्फ आपके हैं या फिर कोई और इन्हें कंट्रोल कर रहा है? ये तो बहुत बहुत गहरा सवाल है। सामग्री कहती है कि ये विचार जितना रोमांचक लगता है, शायद उससे कहीं ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। हाँ, अगर ऐसा हो तो फिर व्यक्तिगत आजादी का मतलब ही क्या रह जाएगा? ये सवाल सीधे सीधे दर्शन शास्त्र के बड़े मुद्दों से जाकर टकराते हैं, खासकर स्वतंत्र इच्छा बनाम नियतिवाद का जो सवाल है। हाँ, फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी। बिल्कुल, यानी क्या हम अपनी जिंदगी के मालिक खुद हैं या हम किसी बड़ी पहले से तयशुदा योजना के सिर्फ किरदार हैं? सामग्री इसे एक तरह के विचार प्रयोग की तरह पेश करती है। कैलाश जैसी रहस्यमयी जगह के संदर्भ में ये हमें चेतना की प्रकृति और बाहरी असर की संभावनाओं पर सोचने को मजबूर करता है, भले ही ये अटकलें कितनी ही दूर की कौड़ी क्यों ना लगे। सही है, ये हमारी समझ की हदों पर सवाल उठाता है। और इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल है पूर्व निर्धारित भविष्य का। मतलब अगर कोई हमारे विचारों को प्रभावित कर सकता है तो क्या भविष्य तय है? हाँ, अगर कोई ऐसी समझदार शक्ति है जो समय के बहाव को पढ़ सकती है या हमारे ख्यालों पर असर डाल सकती है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमारा भविष्य पहले से ही तय है? इस पर सामग्री क्या कहती है? कोई सीधा जवाब नहीं देती, एक तरह की धुंध बनाए रखती है। क्या कुछ घटनाएं होनी ही होनी है या हम सिर्फ संभावनाओं के एक जाल में चल रहे हैं जहां चुनाव हमेशा हमारा होता है? अस्पष्टता है। सामग्री के हिसाब से कैलाश की खामोशी शायद यही सिखाती है, समय बहता है, बदलता है, पर शायद कुछ चीजें तयशुदा हों। ये ब्रह्मांडीय जरूरत है या सिर्फ हमारी सीमित समझ? एक अटकल ये लगाई जाती है, क्या एरिया 51 में कथित तौर पर रखी गई तकनीक या जीव, क्या वो हमारे अपने विज्ञान की देन है या फिर वे किसी ऐसी घटना के सबूत हैं जिनका रिश्ता कैलाश जैसे काल्पनिक पोर्टल्स या अलग आयामों के दरवाजों से हो सकता है? ओह, मतलब हिमालय और एरिया 51 के बीच कनेक्शन? यहाँ लेखक साफ कर रहा है कि वो अलग अलग जगहों की रहस्यमयी घटनाओं के बीच संबंध जोड़ने की कोशिश कर रहा है, शायद किसी बड़े अनदेखे पैटर्न की तलाश में। सही कहा। ऐसा लगता है कि ये सामग्री एक तरह से इन सभी अजीब और अस्पष्टीकृत घटनाओं को एक साथ पिरोकर एक एकीकृत सिद्धांत बनाने की कोशिश कर रही है। हाँ, एक ग्रैंड थ्योरी जैसा। वो कैलाश के पोर्टल वाली अवधारणा का इस्तेमाल करके हिमालय के रहस्यों को एरिया 51 जैसी दूर की जगहों की कहानियों से जोड़ने का प्रयास करती है। ये विचार पेश किया जा रहा है कि शायद ये सब अलग थलग घटनाएं न होकर किसी बड़ी इंटरडायमेंशनल या अलौकिक सच्चाई के अलग अलग पहलू हों जो हमारी पृथ्वी पर जाहिर हो रहे हैं। और फिर आता है इस सामग्री का शायद सबसे क्रांतिकारी विचार। अब और क्या बचा है? क्या इंसानी डीएनए मतलब हमारी जैविक बनावट का स्रोत पृथ्वी नहीं है? क्या मतलब, हम एलियंस हैं? क्या हमारा जीवन किसी और दुनिया से यहाँ लाकर बोया गया था? सामग्री इस विचार को सामने रखती है। जीवन कहीं और से आया? हाँ, कि जीवन के बुनियादी अणु भले ही ब्रह्मांड में फैले हों, पर शायद इंसानियत की शुरुआत किसी दूसरे ब्रह्मांड से हुई हो या किसी बाहरी घटना ने हमें यहाँ एक बीज की तरह रोपा हो। बाप रे! अगर ऐसा है जैसा कि ये पाठ सुझाता है, तो इंसान का इतिहास सिर्फ पृथ्वी तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि एक मल्टी यूनिवर्सल कहानी बन जाता है। ये विचार, जैसा कि इस सामग्री में प्रस्तुत किया गया है, हमारी उत्पत्ति की पारंपरिक कहानियों को सीधी चुनौती देता है। हाँ, बिल्कुल। ये इंसान को सिर्फ धरती पर पैदा हुआ प्राणी मानने के बजाय एक बड़े ब्रह्मांडीय संदर्भ में रखता है। सही है। ये हमें अपने वजूद और इस ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में बिल्कुल नए तरीके से सोचने पर मजबूर करता है। ये गहरे दार्शनिक सवाल खड़े करता है।
सामग्री डायनासोर के खत्म होने पर भी एक अलग नजरिया पेश करती है। डायनासोर, उनका क्या लेना देना? आमतौर पर हम मानते हैं कि एक बड़े उल्कापिंड के टकराने से ऐसा हुआ, पर यह सामग्री सवाल उठाती है। क्या सवाल? ऐसा कैसे हुआ कि सिर्फ डायनासोर ही मुख्य रूप से खत्म हुए जबकि बाकी ज्यादातर जीवन बच गया? हाँ, ये सोचने वाली बात तो है। वो एक संभावना ये जताती है कि शायद ये सिर्फ एक हादसा ना होकर कोई लक्षित घटना थी, या डायनासोर में कोई ऐसी खास कमजोरी थी जिसे किसी बाहरी वजह से ट्रिगर कर दिया। लक्षित घटना मतलब जानबूझकर? शायद। सामग्री ये भी नोट करती है कि पक्षियों के रूप में डायनासोर का वंश पूरी तरह मिटा नहीं बल्कि बदल गया। परिवर्तन हुआ। सामग्री यहाँ विनाश के बजाय परिवर्तन या रूपांतरण के विचार पर जोर देती हुई लगती है, और डायनासोर का उदाहरण इसी बात को समझाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। अच्छा। ये बताता है कि बड़ी प्रलय मचाने वाली घटनाएं हमेशा हर चीज को पूरी तरह खत्म नहीं करती, बल्कि वे जीवन को नए रूपों में ढलने के लिए मजबूर कर सकती हैं। जीवन की अनुकूलन क्षमता। हाँ, और ब्रह्मांडीय प्रक्रियाओं की जटिलता, कम से कम जैसा कि इस सामग्री में प्रस्तुत किया गया है। और आखिर में हम फिर से समय यात्रा के सवाल पर लौटते हैं। हाँ, वो टाइम डायलेशन वाली बात। सामग्री कहती है कि भविष्य की टाइमलाइंस में यात्रा करना शायद मुमकिन हो सकता है, खासकर कैलाश जैसी जगहों के जरिए, जहां आयामों के बीच की दीवारें पतली मानी जाती हैं। हाँ, लेकिन ये बेहद खतरनाक भी है। सामग्री चेतावनी देती है कि ऐसी यात्रा करने वालों को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। कीमत? कैसी कीमत? वे बदल सकते हैं या शायद पूरी तरह वापस ही ना आ पाएं। बदल सकते हैं मतलब शारीरिक रूप से? उन खोजकर्ताओं की कहानियों का जिक्र है जो गए तो, पर जब लौटे, अगर लौटे तो उनकी आंखों में वो पहले वाली चमक नहीं थी। वे अंदर से बदल चुके थे। अब समय या आयामों के साथ सिर्फ खेल नहीं रहे होते, बल्कि उनके नियमों से बन जाते हैं। सामग्री की ये चेतावनी इस विचार को मजबूत करती है कि कुछ ज्ञान या अनुभव ऐसे होते हैं जो इंसान की चेतना को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। और शायद कुछ दरवाजे ऐसे हैं जिन्हें खोलना हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल। तो इस सब का क्या मतलब है? इस पूरी बातचीत का निचोड़, जैसा कि ये स्रोत सामग्री हमें बताती है, शायद यही है कि सच्चाई अक्सर हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब होती है। हाँ, ये तो लगता है। हिमालय की खामोशी, यति की रहस्यमयी परछाइयां, कैलाश के कथित दरवाजे, एलियंस के संकेत, समय के फंदे, चेतना पर काबू पाने की संभावना, ये सब इस सामग्री के मुताबिक ये सब शायद एक बड़े पेचीदा जाल का हिस्सा है। और ये जाल हमें तब हिलाकर रख देता है जब हम सोचते हैं कि हमने ब्रह्मांड के नियमों को समझ लिया है। हाँ, इस सामग्री का केंद्रीय विषय यही लगता है। कैलाश के आसपास बताई गई इन घटनाओं का सामना करते हुए हमारी मौजूदा इंसानी समझ की सीमाएं साफ नजर आने लगती हैं। बिल्कुल। ये हमें हकीकत की प्रकृति, हमारे वजूद के मायने और इस विशाल ब्रह्मांड में इंसानियत की जगह के बारे में गहरे सवाल पूछने पर मजबूर करती है। ये सिर्फ बाहरी दुनिया के रहस्य नहीं है। नहीं, ये हमारी अपनी चेतना और हमारे ज्ञान की सीमाओं के रहस्य भी हैं। और अब इस सामग्री का वो आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार। जरा कल्पना कीजिए कि आप कभी कैलाश के पास खड़े हों और अचानक हवा में एक धीमी अनजानी सी आवाज सुने, एक ऐसी आवाज जो आपके अंदर की सबसे पुरानी भूली बिसरी यादों को जैसे झंझोड़ कर रख दे। सामग्री कहती है तो समझ जाइए कि कोई आईना हमारी हकीकत से परे झांक रहा है। कोई आईना? और यति, वो विशाल परछाई, शायद किसी खिड़की पर खड़ी है, हम उसे देख रहे हैं, या वो हमें किसी और तल, किसी और आयाम से देख रहा है।